नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन लोकसभा में पहली बार अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में अब 2 दिन का समय बचा है। सत्ताधारी एनडीए को स्पीकर के लिए नाम तय करना है। वहीं विपक्षी गठबंधन भी इस बात पर अड़ा है कि डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वे दोनों ही पदों के लिए उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष का रुख देखकर तो ये कहा जा रहा है कि एनडीए विपक्ष को डिप्टी स्पीकर देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। अगर ऐसा सीन बनता है कि लोकसभा स्पीकर के लिए विपक्ष भी उम्मीदवार उतार दे तो ऐसा पहली बार होगा जब इस पद के लिए चुनाव की नौबत आएगी। और ऐसा हुआ तो आम सहमति से स्पीकर चुनने की अब तक जो परंपरा चली आ रही थी वो टूट जाएगी। परंपरा के अनुसार स्पीकर का पद सत्ताधारी दल और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास रहता आया है। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या इस बार परंपरा टूटेगी या बचा ली जाएगी। कौन बनेगा स्पीकर, चलिए चर्चा का रुख करते हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। हमारे साथ आरसी चौधरी जी चर्चा में शामिल हुए हैं, पीसीसी महासचिव है। बहुत स्वागत है आरसी जी आपका। और साथ ही हमारे साथ योगेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है योगेंद्र जी आपका भी। बेहद अहम सवाल है कि कौन बनेगा स्पीकर। यहां पर सवाल ये नहीं कि कौन बनता है, डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा, कौन सा नाम होता है। यहां पर नाम इस वक्त तो कम से कम अहमियत इसलिए नहीं रख रहा है क्योंकि अहमियत यह है कि आखिर किसका स्पीकर बनता है और किसका डिप्टी स्पीकर बनता है। सबसे पहले आशीष जी, रिएक्शन एनडीए की तरफ से क्या है, क्योंकि एनडीए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही अपने पास रखने के मूड में नजर आती है, लेकिन विपक्ष का जिस तरह से स्टैंड है, क्या तैयारी उसे लेकर? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं विपक्ष के स्टैंड की बात करता हूं कि जिस तरह से विपक्ष ने आज भी संविधान को लेकर के एक भ्रम फैलाने का काम किया और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, लोकतंत्र पर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। इवन जो राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, देखिए वो हालांकि अभी तक तय नहीं है कि वो नेता प्रतिपक्ष होंगे या नहीं होंगे, वो उस पर सहमति देंगे या नहीं देंगे, वो उनका आंतरिक मामला है। लेकिन जिस तरह से वो विदेशों में जाकर के चर्चा करते हैं कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया, तो पहले तो कांग्रेस को अपना एक स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि कांग्रेस की संविधान के प्रति कितनी आस्था है, क्या वो देश में लोकतंत्र को मानते हैं या नहीं मानते हैं। जहाँ तक श्वेता जी आपने पूछा कि कौन बनेगा स्पीकर, देखिए श्वेता जी, आज हमको जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका बयान अच्छे से देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश को चलाने के लिए सबकी ज़रूरत होती है, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष की जरूरत है। अब ये प्रतिपक्ष को तय करना है कि जो संख्या बल 10 साल बाद उनको मिला है, 2 बार से तो श्वेता जी हम देख रहे हैं कि उनको प्रतिपक्ष का दर्जा भी हासिल नहीं हो पा रहा था। इस बार उनको 99 सीटें मिली है, तो क्या वो जिम्मेदार प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएगा या नहीं निभाएगा, ये देश देखना चाहता है। और आज का जो घटनाक्रम हुआ है उससे निश्चित रूप से देश को निराशा हुई है। आरसी जी, विपक्ष ये कह रहा है कि स्पीकर आपका तो डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इस पे चुनाव कराएंगे और दोनों ही कैंडिडेट उतारेंगे। क्या वाकई में इसी बात को लेकर विपक्ष कायम है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अब तक चली आ रही जो परंपरा है सहमति के साथ नाम आगे आने की, वो टूट जाएगी। श्वेता, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि आज विपक्ष ने संविधान के प्रतिलिपियां लेके जिस प्रकार से जो आंदोलन किया, जो प्रदर्शन किया, देश की संसद में किया, इन्हें पूछना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि देश की पार्लियामेंट से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की संविधान के रचयिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमाओं को हटा दिया जाता है। क्या अगर इनकी मांग करना, जिन्होंने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, अगर उनकी स्टैच्यू को हटा दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि आखिर ये विचलित क्यों हो रहे हैं कि जिन्होंने देश का संविधान लिखा, जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका रखी, तमाम विचारधाराओं से ऊपर उठ के दुनिया के अंदर जिस व्यक्ति की पूजनीय तौर पे उन्हें देखा जाता है, आदर्श के तौर पे देखा जाता है, अहिंसा का एक संदेश दुनिया को दिया और जो हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाता है, आखिर उनकी क्यों हटा दी गई। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि संविधान, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आसीन हुई है, आजाद भारत के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने मीडिया के सामने आके कहा
कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आपको वो दिन याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेज याद होंगे और प्रेस वार्ता भी याद होगी। आपको ये भी पता होगा कि देश की सबसे बड़ी भरोसेमंद जांच एजेंसी सीबीआई है, जिस सीबीआई के दफ्तर में आधी रात को दिल्ली पुलिस के द्वारा रेड मारी जाती है, सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया जाता है, किस प्रकार से जो कॉन्फ्लिक्ट रही, चुनाव आयोग को लेकर किस प्रकार से लगातार जो घटनाएं आप और हम सब देख रहे हैं। हर संस्थान पे एक विचार कब्जा करना चाहता है। जब मुल्क आजाद हुआ था तब दुनिया के जो संपन्न जो राष्ट्र थे उन्होंने ये कहा, जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान इस कल्चर को नहीं संभाल पाएगा। ये जो बार बार ये दावा करते हैं कि विपक्ष का आंकड़ा नहीं था और नहीं था, कई लोकसभाओं तक विपक्ष में कहीं कोई नेता के लायक बहुमत उनको ऐसा हिस्सेदारी नहीं मिल पाई जिससे हो। लेकिन देश की संसद के अंदर जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष चाहे एक भी व्यक्ति जीत के आया तो उसको दिया, क्योंकि हम लोकतंत्र के अंदर जनता हमें जवाबदेही देती है, एक शासन करने की, एक हमें विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने की। विपक्ष सरकार को जगायमान रखता है, जनता की आवाज को उनके सामने रखता है और एक स्वतंत्र लोकतंत्र बनता है। आखिर क्या वजह है कि 17वीं लोकसभा के अंदर उपाध्यक्ष के पद को ही रिक्त रख दिया गया, उपाध्यक्ष ही नहीं बनाया गया और आज देश की जनता ने नकार दिया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने उसी संसद में खड़े होकर कहा था कि एक अकेला सब पे भारी, 400 करोड़ लोगों को चैलेंज करे थे, अब की बार 400 पार। लेकिन इस बार अब मैं कह रहा हूं एनडीए का घटक दल बन गया। इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी दिखा सकती है कि देश की संसद वाइब्रेंट रहे, वहां पे लोगों की आवाज मुखर रहे? क्या जो हमारे एक स्वस्थ परंपरा रही है उसका निर्वहन करने के लिए उससे पहले योगेंद्र जी का भी रुख कर लेते हैं। योगेंद्र जी, अब देखिए बात अपने आशीष जी ने भी रखी, आरसीजी ने भी रखी कि आखिर क्या स्टैंड यहाँ पर आईएनडीआईए का यानी विपक्ष का है और क्या स्टैंड यहाँ पर एनडीए का है। लेकिन इस बार की स्थिति क्या वाकई में ऐसी बनेगी कि चुनाव होंगे, दोनों अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और परंपरा को तोड़ेंगे जो अब तक चली आ रही थी? देखो श्वेता, परंपरा तो ये है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ जो दल है उसका होता है और जो डिप्टी स्पीकर है वो विपक्षी दल का होता है। लेकिन पिछले अगर 10 वर्षों को आप देखें तो जिस तरीके से विपक्ष कमजोर था और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से डोमिनेट कर रही थी खुद के दम पर, तो सारी जो परंपराएं थी उनको ध्वस्त किया गया। अब वो चूंकि उनके खुद के अंतर विरोध इतने ज्यादा हैं भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त कि वो ये रिस्क ले नहीं सकते कि अपना खुद का अध्यक्ष बनाए या किसी और दल का बना दें और डिप्टी स्पीकर को और बना दें। तो उनके पास दो ही रास्ते, क्योंकि टीडीपी हर हालत में चाहती है कि आपने अगर उनके बयान सुने हो तो लगातार टीडीपी के नेता ये कह रहे हैं कि जो अध्यक्ष होना चाहिए, जो स्पीकर होना चाहिए, वो एनडीए का होना चाहिए। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि बीजेपी का होना चाहिए। तो उनके दिमाग में कहीं न कहीं है कि जो स्पीकर का पद उनको मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चूंकि 25 साल पुराने इतिहास को टीडीपी का नहीं भूली है, तो किसी भी हालत में जो स्पीकर का पद है वो किसी और दल को दे नहीं सकती है। उस केस में टीडीपी को मैनेज करने के लिए एकमात्र रास्ता यह है कि उसको डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए और यही पर पेच फंसा हुआ है। अगर मान लीजिए ये इतना सब कुछ नहीं होता और ये पेच नहीं फंसा हो सकता था, तो हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए एक बार ये सोच भी लेता, लेकिन इन परिस्थितियों में नहीं सोचेगा। दूसरा, जहां तक विपक्षी दलों का सवाल है, इंडिया गठबंधन का सवाल है, तो चूंकि 10 वर्षों के बाद वो लवरेज है उत्साह के साथ में अपनी सीटें आने के बाद में, तो पूरा दो हाथ करने के मूड में है। तो भले वो सिंबॉलिक चुनाव हो, लेकिन अगर उनको नहीं दिया जाता डिप्टी स्पीकर, तो ये तय बात है कि निर्दलीयों को अपने साथ करने के लिए और पूरे देश को दिखाने के लिए कि एनडीए जो घटक है वो जो संवैधानिक मूल्य है उनका हनन कर रहा है, इसलिए अपने उतारेंगे, क्योंकि ये सिंबॉलिक ही होगा। आप चुनाव भी लड़ेंगे तो भी आपके पास वो नंबर्स नहीं है कि आप अपना डिप्टी स्पीकर बना लो। तो भले हमारा ना बने, लेकिन ये है कि हम सहज इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपने कहा कि हमारे स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों हमारे हो और विपक्ष वो आसानी से मान जाए। इसके माध्यम से होगा कि जो देश है ना उनको बताना चाहते हैं कि जो एनडीए या भारतीय जनता पार्टी वो संविधान के अंदर कहीं भी, और यही वजह क्या जो संविधान के प्रति लेकर आए थे सदन के अंदर, कि वो यकीन नहीं करते हैं। और इसी वजह से देखो हमने बहुत कोशिश की कि सर्वसम्मति से चुना जाए, नहीं चुना गया तो हमने खड़ा किया और अंततः ये यहाँ पर जीत गए, क्योंकि लेकिन वो उनका विरोध होगा देश की जनता को बताने के लिए। आशीष जी, क्या असर होगा अगर ऐसा होता है तो? क्योंकि बार बार एक बात कही जाती रही कि तानाशाह है, एक तरफा फैसले लिए जाते हैं बीजेपी के, क्योंकि अब तक आंकड़े ऐसे थे। अभी एनडीए यहां पर मजबूती के साथ सामने है, बीजेपी अकेले नहीं। तो ऐसे में क्या मैसेज जाएगा अगर वाकई में ऐसा होता है तो? श्वेता जी, मैं चौधरी जी को भी सुन रहा था, योगेंद्र जी को भी सुन रहा था, और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि लगातार इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि तानाशाही रवैया है, लोकतांत्रिक संस्थाएं ध्वस्त हो रही है। आज 24 जून है 2024
और हमको 49 ईयर पहले जाना चाहिए श्वेता जी, जब रात को 12 बजे इमरजेंसी देश में लगाई गई तो ये संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, मुझे लगता है कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है। जिस तरह से पूरे देश में सेंसरशिप लागू की, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता चौधरी जी जिक्र कर रहे थे, न्यायपालिका का जिक्र कर रहे थे, और जिस कारण से इमरजेंसी लगी और जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2-2 बार सीनियरिटी को सुपरसीड करके दूसरे लोगों को बनाया गया, वो पूरे देश ने देखा है। अगर हम पिछले 10 साल का देखें तो 10 साल में ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है। चाहे हम सरकारों को बर्खास्त करने की बात करें, आर्टिकल 356 कांग्रेस के प्रवक्ता को अभी बताना चाहिए कि कांग्रेस ने कितनी बार देश में 356 लागू किया और भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार किया। इन्होंने 90 से अधिक सरकारों को गिराया है, लोकतंत्र की हत्या इन्होंने की है। और इनके नेता राहुल गांधी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया। अरे भाई, आपको सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं, आपको सब जगह बुलाया जा रहा है, कौन सा लोकतंत्र समाप्त हो गया है? जिस तरह से भ्रम फैलाने का काम, श्वेता जी, जिस तरह से भ्रम फैलाने का काम चुनाव में किया गया, वो भ्रम फैलाने का काम अभी तक जारी है। ठीक है, लेकिन आशीष जी, अगर परंपरा की बात की जाए तो ठीक है, स्पीकर होता है वो सत्ता पक्ष का होता है और विपक्ष का होता है डिप्टी स्पीकर। अगर ये परंपरा चली आ रही है तो फिर क्या हर्ज है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति बनाने की पूरी कोशिश की है। जो हमारे नेता हैं राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने विपक्ष से चर्चा की है। जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी, वो स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष के घर पे गए हैं। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता ये कि किसी न किसी तरह से वो देश में टकराव चाहती है, वो एक मैसेज देना चाहती है कि हम सरकार से टकराव चाहते हैं। पहले कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि वो जिम्मेदार प्रतिपक्ष है या नहीं है। आरसी जी, श्वेता, मैं कहना चाहूंगा स्पीकर को लेकर पहले इसका जवाब। श्वेता, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी बौखलाहट को दिखा रहे हैं। टकराव चाहती है, ये देश के अंदर उस हर आवाज को टकराव का रूप देना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को असहमति की आवाज नजर आती हो। वो हर आवाज इन्हें टकराव के तौर पर लगती है, जो इनकी तानाशाही को, अहंकार को और अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक जो मर्यादाएं हैं उनको जब खिलाफ कार्य करते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। हम पूछना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि हम सुन लीजिए, मैंने आपको बोलने का पूरा अवसर दिया, मैं पूरा मैंने तमाम चीजों का जवाब दूंगा मैं आपको। आपने 376 का जिक्र किया, आपने इमरजेंसी का जिक्र किया। आप भूल जाते हैं 1971 में पाकिस्तान के साथ में युद्ध लड़के देश किन हालातों से गुजरा था, और आप सेना से अपील कर रहे थे कि हथियार उठा लीजिए। क्या देश किस दौर से गुजरा, और फिर अगर इमरजेंसी लगी तो वो किसने बहाल की थी, ये सब जानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अघोषित आपातकाल दशकों के बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और नरेंद्र मोदी जी के सामने तमाम देश की संसद को किस प्रकार से म्यूट कर दिया गया है देश ने पहली बार। मैं कहना चाहूंगा, मैं सुन लीजिए श्वेता जी, बहुत सारी चीजें आरसी जी बस इसी मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर को लेकर बोल रहा है विपक्ष की डिप्टी स्पीकर हमें मिलना चाहिए, वरना हम अब कैंडिडेट खड़ा करेंगे। नहीं दिया जाता तो क्या वाकई में कैंडिडेट खड़े करेंगे, या फिर आप सहमति की बात जो ये कह रहे हैं कि हमने बात करने की कोशिश की लेकिन आप बात करना नहीं चाहते? श्वेता, मैं कहना चाहूंगा कि देश के अंदर 1952 में पहली लोकसभा बनी। लोकसभा पहली से लेकर 10वीं तक ये स्वस्थ परंपरा चलती रही। विपक्ष को लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया क्योंकि हमें एक जीवंत लोकतंत्र बनाना है, हमें उस आवाज को उस देश की संसद में रखना है, हमें इस जनता की आवाज की रक्षा करनी है तमाम मुद्दों को लेके। लेकिन पहली बार 11वीं लोकसभा के अंदर जब खंडित लोकसभा बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं का लोकसभा के अंदर उपाध्यक्ष बना के इस परंपरा को तोड़ा। ये हमारी संवैधानिक जो परंपराएं हैं वही तो इस लोकतंत्र को वायबल बनाती है, वही तो इस लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। इसलिए क्या लोकतंत्र में भरोसा करते हैं? दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि 23 जून, इन्हें जून का दिन बहुत याद है, 23 जून 2019 से वो पद रिक्त क्यों है, ये पूछना चाहते हैं। आशीष जी, ये जिस तरह से स्वस्थ परंपरा की बात कर रहे हैं, और अगर डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है तो इसमें क्या हर्ज है? और क्या एक जो इसके पीछे वजह या जो विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, दूसरे सवाल उठा रहे हैं, वो ये कि एनडीए के अंदर ही अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये जो बात की जाए इस पर आप विराम लगा दीजिए, इस पर विराम लगा दीजिए आप। श्वेता जी, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, चाहे हम जेडीयू की बात कर लें, चाहे टीडीपी की बात कर लें, चाहे एलजेपी की बात कर लें, चाहे शिवसेना की बात कर लें, चाहे एनसीपी की बात कर लें,
सबने एक स्वर में कहा है कि भाई जो भी हम आपस में तय करेंगे, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, और लगभग ये सहमति है कि भारतीय जनता पार्टी का ही स्पीकर होगा, इसमें कोई ठीक है, ये तय है। लेकिन सवाल यहाँ डिप्टी स्पीकर को लेकर और गतिरोध इसी को लेकर बना हुआ है। विपक्ष की बात कर लें या एनडीए की बात कर लें? देखिए श्वेता जी, हमको थोड़ा राजस्थान पे भी आ जाना चाहिए। राजस्थान में अगर हम पिछली बात, अरे राजस्थान में आई ना, अरे आप बताइए 2018 से 2023 के राजस्थान में आपकी सरकार थी ना, अरे बताइए ना प्रदेश की जनता को कौन था डिप्टी स्पीकर, अरे बताइए ना कौन सा डिप्टी स्पीकर, बताइए आप प्रदेश में, अरे प्रदेश में कौन स्पीकर था, कौन डिप्टी स्पीकर था, बताइए ना। 1998 में कौन था बताइए आप। विश्वास करते हो, फिर उपाध्यक्ष के लिए दिक्कत क्या है, उसके प्रति आपका विचार क्या है, उसमें जवाब दीजिए ना। अरे तो आप बताइए ना, आप बताइए 2018 में आपने राजस्थान की विधानसभा में किसको डिप्टी स्पीकर बनाया था, 1998 में किसको डिप्टी स्पीकर बनाया था, बताइए ना आप जनता को, बताइए ना आप जनता को, बताइए। एक सेकंड आशीष जी, आरसी जी एक सेकंड। हाँ युगेंद्र जी, यहाँ एक फर्क है, जैसा अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राजनाथ सिंह ने जाकर के कांग्रेस वालों से कहा, देखो बहुत छोटी सी बात है, अगर नए तरीके से शुरुआत करनी हो एनडीए को तो उनको वहां कांग्रेस के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। उनको एक आकर के मीडिया में स्टेटमेंट देना है कि जो संवैधानिक परंपरा है उसके तहत हम जो इंडिया गठबंधन है उसको हम जो डिप्टी स्पीकर उसका पद ऑफर करता है अपना नाम बता दें, बात वही खत्म हो जाएगी। पर ऐसी चूंकि मंशा है नहीं, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक सवाल जो हमने बात की कि इमरजेंसी और बाकी चीजों की, तो देखिए देश इस समय क्या 50 साल पुराने अगर गड़े मुर्दे कोई भी उखाड़ेगा, वो चाहे भाजपा कांग्रेस को उखाड़े, कांग्रेस भाजपा के उखाड़े, वो देश हित में नहीं है। अभी क्या देश को नहीं, मुझे लगता है कि अगर वास्तव में एक नई शुरुआत करनी हो एनडीए को, तो अभी एक नई शुरुआत हो सकती है डिप्टी स्पीकर के पद के साथ में, और उससे फिर उनकी मंशा जाहिर होगी कि वो देश को सकारात्मक रूप से आगे ले जाना चाहते हैं, विपक्ष को साथ में रख करके ये शुरुआत कर सकते हैं। तो इसको रोक कौन रहा है उनको करने के लिए, ये बताना चाहिए बीजेपी। आशीष जी, लेकिन एक अहम बात ये भी है कि अगर चुनाव होता है, चलिए दोनों तरफ से कैंडिडेट खड़े करते हैं, ये बात अलग है कि एनडीए के चलिए स्पीकर भी बनता है, डिप्टी स्पीकर भी बनता है, लेकिन जब महत्वपूर्ण फैसले होंगे, चर्चा होगी, उस पर भी फिर सवाल उठेंगे पक्ष लेने का कि भाई स्पीकर तो इनका है, हमारी तो सुन नहीं रहे, हमें बोलने नहीं दिया जाता, फिर ये बातें भी सामने आती है। आम सहमति से एक चेहरा जब सामने होता है तो सबकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो स्पीकर कह रहे हैं सम्मानजनक उन्हें सुने भी, उनकी बात को भी समझे, और ना कि उन पर सवाल उठाया जाए। श्वेता जी, जब आपने अपना ओपनिंग रिमार्क दिया था तो आपने बोला था कि आज़ादी से लेकर के अभी तक ऐसा कभी कोई एपिसोड नहीं हुआ है जब स्पीकर का कोई चुनाव हुआ होता है। बिल्कुल। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अभी भी मानना है कि विपक्ष को सद्बुद्धि आएगी और जिस तरह की हम चर्चा कर रहे हैं उस पर रोक लगेगी, और 26 तारीख को जब स्पीकर का चुनाव होगा तो वो सर्वसम्मति से होगा। भारतीय जनता पार्टी सर्वसम्मति ही चाहती है, हम कोई टकराव नहीं चाहते हैं। ये कांग्रेस को तय करना है कि उसको टकराव चाहिए या सर्वसम्मति चाहिए या सहमति चाहिए या उसको एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष की भूमिका को निभाना है, ये कांग्रेस को तय करना है। आरसी जी। श्वेता, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उस बात का जवाब नहीं दिया जो उपाध्यक्ष को पूछा। ये कह रहे हैं चुनाव की बात कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आंतरिक कलह से जो जूझ रही है, जो हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो उन्होंने बात की, जिस बात का जिक्र किया उन्होंने, आखिर क्या वजह है? क्योंकि बहुमत सरकार के पास में, सरकार बहुमत से बनती है, बहुमत से अगर लोकसभा का अध्यक्ष बनता है तो आपका ही बनना है। आप आंतरिक कलह से जूझ रहे हैं। अगर एनडीए सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी को दे देता है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है कि वो किसी अपने घटक दल को जो उपाध्यक्ष का पद है या लोकसभा के अध्यक्ष का पद है वो दे या उसके साथ में संवाद करे। सब कुछ इन्हें चाहिए क्योंकि ये तानाशाही रवैया है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा संवैधानिक परंपराएं हैं। संवैधानिक परंपराएं, सरकार चलाने की जिम्मेदारी अगर आपको है तो लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए आपको 4 कदम आगे बढ़ाने हैं, जो मेरे राजनीतिक विशेषज्ञ साथी ने कही। फरवरी 2023 को एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगती है, सीजीआई के सामने आती है। आखिर क्या वजह है कि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है? क्या वजह है कि हमारी जो संवैधानिक जो परंपराएं हैं हम उनका उल्लंघन कर रहे हैं? आज देश देख रहा है क्योंकि आपने 10 साल जब पूर्ण बहुमत की दशकों के बाद में सरकार बनी, उस हर आवाज को रोन दिया। 146 सांसदों को आपने बर्खास्त कर दिया। सांसद बर्खास्त हैं और देश की संसद के अंदर संहिताएं पास हो रही हैं और कानून बन रहे हैं। आप और हम सब ने देखा कि जहां पे डिस्कशन होना चाहिए देश की संसद के अंदर, उसको बंद कर दिया और मिमिक्री का हाउस बना दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए जरूरी है कि 18वीं लोकसभा, यानी आप कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर को लेकर विपक्ष अपनी बात पर अड़ा है? मैं कह रहा हूं कि ये हमारी संविधान संसदीय परंपराएं हैं और देश का लोकतंत्र संसदीय परंपराओं से चलता है। युगेंद्र जी, फाइनल कमेंट करने की बात सरकार से कह रहे हैं। युगेंद्र जी, देखो, अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया ना तो ये जो संवैधानिक हनन की जो बात कर रहे हैं और ज्यादा उठेगा। और दूसरी बात, अगर डिप्टी स्पीकर का पद देते हैं तो इस मान के चलिए क्या कि हो सकता है संसद सही तरीके से चले, लेकिन अगर नहीं दिया
तो फिर इसी मुद्दे के साथ में जो अन्य मुद्दे जुड़ेंगे, उसके बाद जो संसद का हनन होगा और जो संसद के मुद्दे पर जो हंगामे होंगे वो आप भी देखिएगा। और मुझे लगता है कि यहां पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है, एनडीए सबसे बड़ा दल है, सरकार एनडीए की है, तो यहां पर ज्यादा जिम्मेदारी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की है कि मुद्दे को सही तरीके से निपटाए और डिप्टी स्पीकर का पद देते हुए एक तरीके से शांति से आगे लेकर जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, योगेंद्र जी, आरसी जी और साथ ही आशीष जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, बेहद अहम है कौन बनेगा स्पीकर, ये सवाल तो बाद में कि आखिर नाम क्या आता है, लेकिन किसका स्पीकर ये तय है कि एनडीए के स्पीकर है, तो फिर डिप्टी स्पीकर को लेकर जो सवाल उठ रहा है उसे लेकर विराम लगाना जरूर, उसके लिए आमने सामने बैठकर बात करना जरूरी है। क्यों जरूरी बन जाता है कि संसद हमेशा कुरुक्षेत्र बन जाए, सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने हो जाए, एक दूसरे पर फैसलों को लेकर सवाल ही उठाते रहे। कभी तो ऐसा हो सकता है कि दोनों सहमति के साथ किसी चीज में साथ जाए, बिना झगड़ा किए, बिना आरोप लगाए, बिना सवाल उठाए। वो तस्वीर जरूर देखना चाहता है देश, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर डिप्टी स्पीकर को लेकर विपक्ष अपनी बात पर स्टैंड कर रहा है और एनडीए अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि दोनों ही हमारे होंगे। तो ऐसे में इस बात का निपटारा कैसे किया जाता है, वाकई में कोई रास्ता निकाला जाता है या फिर जो अब तक परंपरा चली आ रही है उसे इस बार तोड़ा जाएगा चुनाव कराकर। कल का दिन बेहद अहम, और क्योंकि कल नाम यहां पर होंगे और 26 तारीख को जब चुनाव होगा तो उससे पहले की तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये परंपरा वाकई कायम रहती है या फिर इस बार टूटती है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।